1.36 मिलीमीटर डीएनए को प्रोकैरियोटिक सेल में श्रिंक करके वो रखते हैं और न्यूक्लियोइड बना करके रखते हैं। और यूकेरियोट के केस में यही काम, पैकेजिंग का काम हिस्टोन प्रोटीन करते हैं। पैकेजिंग करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। और हिस्टोन की अगर बात करें तो उसमें तो लाइसिन और अर्जिनिन रिच होते हैं। लाइसिन अर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड्स काफी ज्यादा होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन की मदद से सबसे पहले हम जो डीएनए है 2.24 मीटर का उसको कॉइल करते हैं और बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस एक हम थ्रेड बनाते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं, उसे क्रोमेटिन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जब से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा। फिर किसी एक बीड को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम, जिसके 4 पार्ट्स होंगे। हिस्टोन ऑक्टामर होगा, उसके आसपास डीएनए जो 1.75 टन लिया होगा उसे बाइंडिंग डीएनए कहेंगे। और बाइंडिंग डीएनए अच्छे से बाइंड अप हो सके, टाइटली बाइंड हो सके, इसलिए उसको क्लिप करने के लिए H1 प्रोटीन हम लगाएंगे, बाइंडिंग प्रोटीन जिसे कहेंगे। और बाहर की तरफ जो डीएनए निकला रहेगा न्यूक्लियोसोम में उसे लिंकर डीएनए। वन न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स डीएनए के आते हैं। उसके बाद में अगर हमें हायर ऑर्डर की पैकेजिंग करनी है, हायर लेवल की पैकेजिंग, जो एट द टाइम ऑफ डीएनए, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन होता है, ड्यूरिंग प्रोफेज, ये होता है हायर लेवल की पैकेजिंग, जिसमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे पैकेजिंग में, और वो सोलेनॉइड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में कन्वर्ट करें। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन उन सभी प्रोटीन्स को कहते हैं जो हिस्टोन के अलावा होते हैं और डीएनए से बाइंड, चाहे वो एंजाइम क्यों ना हो, चाहे वो रेगुलेटरी इन प्रोटीन क्यों ना हो, कोई भी प्रोटीन हो जो हिस्टोन के अलावा डीएनए से बाइंड होता है उसे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। इसके बाद में हमने क्रोमेटिन के बारे में चर्चा करी थी कि यूक्रोमेटिन होता है और एक हेटेरोक्रोमेटिन। नॉर्मली हमारी सेल में यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन दोनों मिलते हैं क्योंकि डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में ही मिलता है। तो यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन्ड होता है, लूजली पैक्ड होता है, और हेटेरोक्रोमेटिन में डीएनए टाइटली डेंसली पैक्ड होता है और डेंस स्टेन्ड होता है, डार्क स्टेन्ड। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमने चर्चा करी थी कि जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल उस सब्सटेंस को कहेंगे जो कैरेक्टर डेवलप कराता है और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर भी होता है। ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे, सबसे पहली बार उनके एक्सपेरिमेंट से समझ में आया था कि हाँ, ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस जरूर होते हैं जो कैरेक्टर्स को डेवलप कराते हैं। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट फोर्थ है, उन फोर्थ में जो लास्ट का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने हीट किल्ड H3 और लिविंग R2 को साथ में जब इंजेक्ट किया माइस में, तो देखा कि माइस की डेथ हो गई। वो इसलिए हो गई क्योंकि ऐसा मानना है कि हीट किल्ड H3 में से कोई सब्सटेंस निकला और वो इंजेक्शन के अंदर कहां चला गया, लिविंग R2 में ही चला गया, और लिविंग R2 को ट्रांसफॉर्म कर दिया H3 में, और H3 के फॉर्म में जब माइस के अंदर H3 फॉर्म जाएगा तो अपने आप उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो माइस की डेथ हो गई, मतलब कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से समझ में आया कि जरूर हीट किल्ड H3 में कोई ऐसा सब्सटेंस है जो लिविंग R2 में जाता है और उसमें कुछ नए कैरेक्टर डेवलप कराता है और उसको H3 में कन्वर्ट करता है। तो इससे समझ में आया कि सब्सटेंसेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर्स को डेवलप करा सकते हैं। ग्रिफिथ साहब ये कौन सा सब्सटेंस है ये नहीं बता पाए, लेकिन बाद में एवेरी मैककार्टी और मैकलियोड नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया कि जो ग्रिफिथ का लास्ट एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सब्सटेंस जा रहा है हीट किल्ड H3 से लिविंग R2 में, उसे हम डीएनए कहते हैं। तो चलो उन्होंने कैसे बताया पहले उसको हम देख लेते हैं।
ठीक है, तो चलो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहां से हमें स्टार्ट करना था। एवेरी, मैककार्टी और मैक्लियोड ने 1944 में 3 ऐसी टेस्ट ट्यूब ली और 3 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हीट किल्ड S3 का एक्सट्रैक्ट डाला। पहली टेस्ट ट्यूब में भी जो S3 है उसको हीट से किल कर दिया और उसका जो भी एक्सट्रैक्ट है उस एक्सट्रैक्ट को इस टेस्ट ट्यूब में डाला, जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सभी आए। यहां पर भी हीट किल्ड कर दिया S3 को और उसका जो भी एक्सट्रैक्ट बना इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सभी आ गए। ठीक है, और यहां पर भी हीट से किल करी हुई S3 का एक्सट्रैक्ट इसमें भी डाल दिया, मतलब डीएनए, आरएनए तीनों आ गए। अब क्या किया, इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने एक एंजाइम और ऐड किया जिसे हम बोलेंगे आरएनएज। आरएनएज एंजाइम क्या करेगा, आरएनएज एंजाइम आरएनए को ब्रेक करेगा और अभी जो एक्सट्रैक्ट बचा जिसमें आरएनए तो डिग्रेड हो गया, अब बस डीएनए और प्रोटीन है, इस एक्सट्रैक्ट को R2 में इंजेक्ट किया तो देखा कि R2SC में ट्रांसफॉर्म हुआ। तो हमें समझ में आया कि देखो जब आरएनए नहीं है तब भी R2SC में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आरएनए का कोई भी रोल ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं है, क्योंकि आरएनए के नहीं होने से भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आरएनए का कोई भी रोल नहीं है। ठीक उसी तरीके से टेस्ट ट्यूब 2 के अंदर जो हमने एक्सट्रैक्ट लिया था जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब है, अब इसमें इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे, प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक कर देगा, प्रोटीन ब्रेक हो गया। अभी सेकेंड टेस्ट ट्यूब में बस डीएनए और आरएनए ही है, प्रोटीन तो डिग्रेड हो गया। इस एक्सट्रैक्ट को जब हम कहां डालेंगे, R2 में डालेंगे, तो हमने क्या देखा, R2 में जब इस एक्सट्रैक्ट को डालेंगे तो हमने क्या देखा कि R2SC में ट्रांसफॉर्म हो गया, R2 का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जब प्रोटीन नहीं है तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो हम समझ गए कि प्रोटीन का भी कोई भी रोल ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट में हीट किल्ड SC का जो एक्सट्रैक्ट है उस एक्सट्रैक्ट में प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया, उसके बावजूद भी R2SC में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब प्रोटीन का कोई भी रोल नहीं है। फिर बचा एक ही था डीएनए, हम समझ गए डीएनए का ही रोल होगा, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमने टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब में हीट किल्ड SC का एक्सट्रैक्ट डाला और फिर इसमें हमने एक एंजाइम डाला डीएनए, जो किसको ब्रेक करेगा, डीएनए को ब्रेक करेगा, डीएनए को डिग्रेड करेगा। और इस एक्सट्रैक्ट को जो अब बचा एक्सट्रैक्ट जिसमें आरएनए है और प्रोटीन है, डीएनए तो डिग्रेड हो गया, अब इस एक्सट्रैक्ट को हम कहां पर इंजेक्ट करवाएंगे, R2, और देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हमने पाया कि R2 का SC में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मतलब डीएनए जब नहीं है, हीट किल्ड SC के एक्सट्रैक्ट में डीएनए नहीं है, तो R2SC में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हमें क्लियर हो गया कि डीएनए ही क्या करवाता है, ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है। R2 को SC में डीएनए ही कन्वर्ट कराता है, क्योंकि डीएनए के नहीं होने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से हमें क्लियर हुआ, एवेरी, मैककार्टी और मैक्लियोड ने ये एक्सपेरिमेंट किया। लास्ट क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं ना, लास्ट क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये क्लियर हुआ कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में हीट किल्ड SC से निकल के R2 में जाता होगा और R2 को SC में कन्वर्ट करा। तो ये हमें एवेरी, मैककार्टी और मैक्लियोड ने बताया। ये करके एवेरी, मैककार्टी, मैक्लियोड काफी खुश थे कि हमने जेनेटिक मटेरियल का पता लगा लिया कि डीएनए ही होता है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि आपके इस एक्सपेरिमेंट से ये तो क्लियर हो गया है कि ग्रिफिथ के लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में कौन सा सब्सटेंस लिविंग R2 को SC में कन्वर्ट कर रहा है,
लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हम ये नहीं कह सकते कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। अरे आपने डीएनए को लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में डीएनए निकल करके हीट फील्ड एसपी के एक्सट्रैक्ट से निकल करके अगर R2 में चला गया और R2 ने कुछ कैरेक्टर्स डेवलप करा दिए और उसको एससी में कन्वर्ट करा दिया, तो इतने से कुछ कैरेक्टर्स डेवलप करा दिए, इतने से में हम उसको डीएनए को इतना ही प्रूव हो रहा है आपके एक्सपेरिमेंट में, तो इतने से में हम इसको जेनेटिक मटेरियल नहीं बोल सकते। जेनेटिक मटेरियल की डेफिनेशन क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो कैरेक्टर तो डेवलप कराता ही हो, लेकिन साथ ही साथ में वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास भी होता हो। तो आपकी जो एक्सपेरिमेंट है, एवेरी मैककार्टी नेबुला को कहा कि आपके एक्सपेरिमेंट में ये तो क्लियर हो रहा है कि कुछ कैरेक्टर डेवलप करा है R2 में, तभी तो एसपी में ट्रांसफॉर्म हुआ, लेकिन ये कैरेक्टर ये वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, ये बात क्लियर आपके एक्सपेरिमेंट से नहीं हो रही है। तो फिर ये ऑब्जेक्शन लिया साइंटिफिक कम्युनिटी ने, तो फिर हम बोलेंगे एवेरी मैककार्टी और मैकलियोड को क्रेडिट नहीं गया कि उन्होंने जेनेटिक मटेरियल कौन होता है उसको डिस्कवर किया। फिर बाद में साइंटिस्ट आए, बहुत दिनों बाद हार्सी एंड चेस नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया। लेकिन उसके पहले एक बात और रह गई है, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां दो तरीके से डीएनए को लिखा मिलेगा, इस तरीके से और इस तरीके से। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अगर सफिक्स स्मॉल ए स्मॉल एस स्मॉल ई लिखा है तो इसका मतलब होता है डी और एन आगे लिखा है और उसके आगे स्मॉल ए स्मॉल एस स्मॉल ई लिखा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं एंजाइम। ये क्या है? एंजाइम। और अगर ऐसा डीएनए लिखा हुआ तो ये प्लूरल फॉर्म ऑफ डीएनए है, जिसमें कैपिटल डी, कैपिटल एन, कैपिटल ए और स्मॉल एस, तो इसको प्लूरल फॉर्म मेनी डीएनए का मतलब होता है। तो दोनों डीएनए किस प्रकार से लिखे हैं, ये अलग लिखा हुआ है, ये अलग, तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है। चलिए, तो चलो देखते हैं वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल होता है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हमें बताया है हार्सी एंड चेस, 1952 में इन्होंने बताया, और इनके एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल प्रूफ मतलब सुस्पष्ट तरीके से, बिना कोई डाउट। ये एक्सपेरिमेंट अगर आप देख लोगे तो आपको कोई डाउट नहीं बचेगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। आप बिल्कुल सुस्पष्ट रूप से कह दोगे कि हाँ, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के पहले आपको कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। बच्चों, वायरस कभी भी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। वायरस को जब भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनानी है, जब भी उसको मल्टीप्लाई होना है, तो उसको होस्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए वायरस क्या करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। वायरस हम जैसे यूकेरियोट्स को अफेक्ट करता है, प्रोकैरियोट्स को अफेक्ट करता है, और वहां पर अपने नंबर्स को बढ़ाता है, अपनी जनरेशन बढ़ाता है। अब हमें पता है कि वायरस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वायरस पूरा का पूरा बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाता, पूरा का पूरा बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाता। वायरस सिर्फ अपने अंदर से जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसी को बैक्टीरिया के अंदर भेज देता है, क्योंकि वायरस को पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है अगर वो भी चला गया तो मेरे नंबर बैक्टीरिया के अंदर आसानी से बढ़ा लेगा, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक मटेरियल ही तो ट्रांसफर होता है। और मैंने अगर, वायरस सोच रहा है कि मैंने अगर बैक्टीरिया में मेरा सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया, इंटर करवा दिया, तो मैं अपनी नंबर को मल्टीप्लाई आसानी से कर सकता हूं। और वायरस यही करता है। एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन वो हमेशा अपने जेनेटिक मटेरियल को ही इंसर्ट कराता है किसी भी हॉस्पिटल। हार्सी एंड चेस को यह बात पता है कि वायरस जब भी इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को तो अपना जेनेटिक मटेरियल वो ट्रांसफर करता है। हार्सी एंड चेस ने सोचा कि हम किसी तरीके से कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर लें जिससे हमें यह क्लियर हो जाए कि वायरस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो कौन सा सब्सटेंस को भेजता है। वो अगर प्रोटीन होगा तो हम प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल कहेंगे, वो अगर डीएनए होगा तो हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहेंगे।
वायरस के पास दो ही भाग भी होते हैं आरएनए का, इसलिए कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। आरएनए में दो ही पार्ट होते हैं, डीएनए होता है और वायरस में डीएनए होता है और साथ साथ में क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है। वायरस आपने देखा होगा बाहर की तरफ प्रोटीन का कोट होता है, अंदर डीएनए होता है। वायरसेस में हालांकि कहीं आरएनए भी होता है, लेकिन जो ये वायरस यूज करेंगे उस वायरस के अंदर क्या था, एक डीएनए था और एक प्रोटीन। ठीक है, तो चलो इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बस पूरे एक्सपेरिमेंट से बच्चे आपको ये समझ में आएगा कि एट द टाइम ऑफ इंफेक्शन वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया में कौन से सब्सटेंस को इंसर्ट करा। अगर डीएनए को करा रहा है तो हम आज के बाद डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहेंगे, अगर प्रोटीन को करा रहा है तो हम आज के बाद प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। चलिए देखते हैं। इन्होंने जो वायरस यूज किया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराने वाले वायरस को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज को यूज किया और साथ ही साथ इन्होंने टेक्निक यूज करी और वो टेक्निक का नाम है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए। सल्फर का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है S35 और फास्फोरस का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है वो होता है P32। मुझे इतना आप पे विश्वास है कि आपको इनका नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट पता होगा। सल्फर का नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है जरा बोलो तो? 32, वेरी गुड। और फास्फोरस का कितना होता है? फास्फोरस का कितना होता है? 31। फास्फोरस का कितना होगा? 39 नॉर्मल। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आइसोटोप यूज किए जा रहे हैं, सल्फर यूज किया जा रहा है 35 और फास्फोरस यूज किया जा रहा है 32 और ये रेडियो एक्टिव होते हैं। इनमें से रे वगैरह, रेडियो एक्टिव वेव्स वगैरह निकलती है, रेस निकलती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सल्फर, एक बात और भी आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों कि सल्फर कंपोनेंट किसका होता है? प्रोटीन। सल्फर आपको प्रोटीन में मिलेगा और फास्फोरस आपको डीएनए में मिलेगा, ये बात भी आपको क्लियर होना चाहिए। सल्फर कभी भी डीएनए में नहीं होता और फास्फोरस कभी भी प्रोटीन में नहीं। सल्फर प्रोटीन का पार्ट होता है क्योंकि प्रोटीन को बनाने वाले जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें मिथियोनिन और सिस्टीन नाम के एमिनो एसिड्स होते हैं जिनमें सल्फर मिलता है। तो सल्फर प्रोटीन में सिर्फ मिलता है और डीएनए सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस में, फास्फोरस सिर्फ और सिर्फ डीएनए में मिलता है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमने एक कल्चर मीडियम लिया, एक कल्चर मीडियम लिया यहां पर हमने प्लेट में, और उस कल्चर मीडियम में हमने इस T2 बैक्टीरियोफेज को रख दिया। T2 बैक्टीरियोफेज के पास दो पार्ट है, प्रोटीन कोट बाहर की तरफ और अंदर की तरफ डीएनए। हमने इस कल्चर मीडियम में जो सल्फर लिया है वो लिया है रेडियो एक्टिव और जो फास्फोरस लिया है वो लिया है नॉर्मल। ठीक है, जब इस T2 बैक्टीरियोफेज को ऐसे कल्चर मीडियम में हम ग्रो कराएंगे तो इस T2 बैक्टीरियोफेज में कौन रेडियो एक्टिव हो जाएगा? सल्फर अगर रेडियो एक्टिव लिया है तो प्रोटीन क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सल्फर किसका पार्ट बनेगा? प्रोटीन का पार्ट बनेगा। और फास्फोरस तो आपने नॉर्मल लिया है तो बोलेंगे कि जो डीएनए बनाता है फास्फोरस, वो डीएनए तो क्या रहेगा? नॉर्मल। तो अभी सबसे स्टार्टिंग में हमें क्या करना है? हार्सी एंड चेस ने T2 बैक्टीरियोफेज ऐसे डेवलप किए जिसमें प्रोटीन वाला भाग क्या रहेगा? रेडियो एक्टिव और डीएनए वाला भाग कैसा रहेगा? नॉन रेडियो। और ये कैसे तैयार किए इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज को ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जहां पर सल्फर S35 था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप था और फास्फोरस नॉर्मल था। तो अपने आप भी थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा? वो वायरस के अपने आप डीएनए क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, नॉन रेडियो एक्टिव, और प्रोटीन क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव। यहां तक हमें क्लियर हो। तो हमने यहां पर ऐसे वायरस तैयार करके रख दिए जिसमें प्रोटीन क्या है? रेडियो एक्टिव और डीएनए नॉर्मल। अब चलो देखते हैं। अब हमें इस T2 बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन किसको करवाएंगे? ई कोलाई को। एक ई कोलाई लेके उस ई कोलाई को हम क्या कराएंगे? इस T2 बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करेंगे। देखो ये ई कोलाई थी, इस ई कोलाई को इस T2 बैक्टीरियोफेज ने देखो यहां पर क्या कर दिया? इन्फेक्शन करना मतलब उससे जुड़ गए, अटैचमेंट कर दिया। अटैचमेंट करने के बाद में ड्यूरिंग इन्फेक्शन क्या होगा आप जानते हो?
जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो ये T2 बैक्टीरियोफेज इसके अंदर डाल देगा ई कोलाई। तो जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल होगा उसको अंदर डाल देगा। अंदर डालेगा, देखो अंदर डाल दिया जेनेटिक मटेरियल। और अंदर डालने के बाद में अब हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग। ये जैसे ही आपने बैक्टीरिया और T2 बैक्टीरियोफेज को साथ में रखा तो T2 बैक्टीरियोफेज ई कोलाई से अटैच हो गया। अटैच होने के बाद इसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर करवा दिया। और अब हम इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है उसको ब्रेक, और उसको ब्रेक करने के लिए पूरे सॉल्यूशन का क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग करना मतलब सॉल्यूशन को स्लो स्पीड से घुमाएंगे। जो हमारे अंदर ग्राइंडर वगैरह होते हैं ना, मिक्सर वगैरह घर में होते हैं, शेकर वगैरह होते हैं, तो बोलेंगे ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग करना का मतलब स्लो स्पीड से घुमाएंगे। और स्लो स्पीड से घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, वायरस और बैक्टीरिया के बीच में जो अटैचमेंट हुआ था ड्यूरिंग इन्फेक्शन वो आपस में डी अटैच हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। और इन्फेक्शन के वक्त तो उसने अपना जेनेटिक मटेरियल तो डाल दिया, उसके बाद में हमने स्लो स्पीड से घुमा करके उनको अलग अलग कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। जो भी सॉल्यूशन है जो अलग अलग हो गया इसका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करना मतलब इस पूरे सॉल्यूशन को उठाएंगे और एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उस टेस्ट ट्यूब को हाई स्पीड से रोटेट करना। हाई स्पीड से रोटेशन कराना मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन। हाई स्पीड से जब रोटेशन करवाएंगे तो जो भारी रहेगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा बॉटम में, और जो हल्का रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। तो ये ई कोलाई और वायरस में, ई कोलाई तो पहले से ही भारी होता है और वायरस हल्का होता है, और ऊपर से फिर इस वायरस ने क्या करा, अपना जेनेटिक मटेरियल भी तो अंदर इंटर करवा दिया, वो तो खोखला हो गया है। तो बोलेंगे वायरस ऊपर की तरफ आएगा और नीचे की तरफ क्या रहेगा, बैक्टीरिया है। ध्यान रखना, जब भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराएं, हाई स्पीड से रोटेशन कराएं, तो जो चीज नीचे आती है, जो चीज हैवी होती है, जो चीज नीचे आती है उसे पैलेट कहते हैं, और जो चीज ऊपर आती है जो हल्की होती है उसे सुपरनेटेंट कहते हैं। तो हमने क्या देखा, पैलेट में कौन आया, तो बोलेंगे पैलेट में ई कोलाई आया उठाए, और सुपरनेटेंट में कौन आया, बोलेंगे सुपरनेटेंट में वायरस आया। जब पैलेट और सुपरनेटेंट को हमने एनालाइज किया तो हमने पाया कि रेडियो एक्टिविटी कहां आई। तो हमने देखा कि रेडियो एक्टिविटी कहां डिटेक्ट हुई, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है सुपरनेटेंट। पैलेट में रेडियो एक्टिविटी हुई, मतलब पैलेट में ही कौन रहता है, ई कोलाई रहता है, और ई कोलाई के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। और सुपरनेटेंट में कौन रहता है, वायरस रहता है, और वायरस में रेडियो एक्टिविटी आई। शुरुआत में हमने क्या किया था, शुरुआत में हमने जो वायरस था उस वायरस के प्रोटीन वाले भाग को रेडियो एक्टिव और डीएनए वाले भाग को नॉन रेडियो एक्टिविटी रहने दिया था। ऐसे वायरस का इन्फेक्शन हमने एक ई कोलाई को करवाया। तो इन्फेक्शन के दौरान क्या हुआ, क्या इस वायरस ने, T2 बैक्टीरियोफेज ने अगर प्रोटीन को अंदर भेजा होता, और प्रोटीन को ही हम इस एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव बना रहे हैं, तो फिर रेडियो एक्टिविटी आफ्टर एक्सपेरिमेंट कहां पहुंच जाती, पैलेट में पहुंच जाती। लेकिन अभी पैलेट में रेडियो एक्टिविटी नहीं है, ई कोलाई के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वायरस ने इन्फेक्शन के वक्त, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, प्रोटीन को ई कोलाई के अंदर एंटर नहीं करवाया है। अगर प्रोटीन को एंटर करवा देता तो फिर तो ई कोलाई में रेडियो एक्टिविटी आ जाती। आ रही है बात समझ में? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह क्लियर हुआ कि जब हमने T2 बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन को रेडियोएक्टिव बनाया तो इन्फेक्शन करवाया ई कोलाई को इन्फेक्शन करवाया, तो इन्फेक्शन के बाद भी ई कोलाई के अंदर किसी भी प्रकार की रेडियोएक्टिविटी नहीं आई। मतलब वायरस क्या कर रहा है, प्रोटीन को ई कोलाई के अंदर एंटर नहीं करवा रहा है। ये क्लियर हुई बात आपको? सब बता दो, ये इतना क्लियर हुआ? चलो एक बार और वापस भी करूंगा एक्सपेरिमेंट, इसका उल्टा भी करना है, 2 एक्सपेरिमेंट करना है। अभी सबसे पहले बच्चे हमने क्या किया था, T2 बैक्टीरियोफेज के अंदर 2 पार्ट होते हैं, प्रोटीन और डीएनए। ध्यान से सुनना, प्रोटीन और डीएनए।
हमने क्या किया, हमने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बना दिया, प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बना दिया है और डीएनए को तो नॉर्मल रखा है। फिर हमने क्या किया, इस बैक्टीरियोफेज से हमने किसको इन्फेक्ट कराया, ई कोली को इन्फेक्ट कराया। देखो इन्फेक्शन के वक्त क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल अंदर जाएगा, एंटर करेगा। फिर हमने इस वायरस और इस ई कोली के अटैचमेंट को डी अटैच करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमने ब्लेंडिंग करी। ब्लेंडिंग क्यों करते हैं, वायरस और ई कोली के बीच में जो अटैचमेंट हो गया था इन्फेक्शन के वक्त, उसने हमने जेनेटिक मटेरियल भेज दिया, उसके बाद में हमने दोनों को क्या कर लिया, अलग। तो ब्लेंडिंग करते हैं डी अटैच करने के लिए, सेपरेट करने के लिए वायरस और बैक्टीरिया। अच्छा, अब ब्लेंडिंग कर लिया, फिर उसके बाद हाई स्पीड से भी घुमाया। हाई स्पीड से घुमाया तो अल्टीमेट हमें क्या मिला, नीचे बॉटम में कौन मिला, बैक्टीरिया, और ऊपर कौन मिला, वायरस। तो आपने क्या देखा कि ई कोली के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आई। ई कोली के अंदर रेडियो एक्टिविटी क्यों नहीं आई, आपने तो वायरस से इस ई कोली को इन्फेक्ट करवाया, देखो ना इन्फेक्ट करवाया, क्यों नहीं आई, क्योंकि आपने वायरस में प्रोटीन को रेडियोएक्टिव बनाया था, प्रोटीन को रेडियोएक्टिव बनाया था, और प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर नहीं आ रहा है। इन्फेक्शन के वक्त प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर नहीं आ रहा है, और हमें यही तो पता करना है कि इन्फेक्शन के वक्त कौन बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है। तो ये बात तो इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गई बच्चों। इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से ये तो क्लियर हो गया कि वायरस बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करता है तो वो अपना प्रोटीन वाला भाग बैक्टीरिया में एंटर नहीं करवाता, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, इन्फेक्शन हुआ, ब्लेंडिंग करवाई, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, उसके बाद में हमें क्लियर हुआ कि ई कोली के अंदर रेडियोएक्टिविटी नहीं है। ठीक है, चलिए इसी एक्सपेरिमेंट को दूसरी तरफ से बताता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। देखो ध्यान से, जिसमें ध्यान से नहीं सुना इस बार ध्यान से, ठीक है। इस बार हम उल्टा करेंगे। इस बार हमने कल्चर मीडियम लिया। इस कल्चर मीडियम में हमने इस बार सल्फर तो क्या रखा, नॉर्मल रखा, और फास्फोरस क्या रखा, रेडियो 32। फास्फोरस रेडियोएक्टिव होता है, अच्छे से याद रखना है। चलो अब की बार अगर सल्फर नॉर्मल रखोगे तो प्रोटीन तो कैसा बनेगा, नॉर्मल बनेगा। और इस बार फास्फोरस अगर आपने क्या रख दिया, रेडियोएक्टिव लिख दिया, तो फिर डीएनए कैसा हो जाएगा, रेडियो। कुल मिलाकर के फास्फोरस 32 की मदद से आपने ऐसे बैक्टीरियोफेज तैयार की जिसमें डीएनए क्या है, अब रेडियोएक्टिव बनाएंगे, और प्रोटीन कैसा बनाएंगे, नॉर्मल। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में प्रोटीन को रेडियोएक्टिव बना रहे थे और डीएनए को नॉर्मल। अब वाले एक्सपेरिमेंट में डीएनए को रेडियोएक्टिव बना रहे हैं तो प्रोटीन को नॉर्मल, मतलब नॉन रेडियोएक्टिव। ठीक है, ऐसा हमने बैक्टीरियोफेज तैयार कर लिया। तैयार, चलो अब क्या करें, आप मुझे बताओ अब क्या है। अब हम ई कोली की सेल लेके आएंगे, अरे कल्चर मीडियम में ई कोली लेके आएंगे, और उस कल्चर मीडियम में हम क्या डाल देंगे, T2 बैक्टीरियोफेज जो हमने तैयार किया उनको डाल देंगे। तो इस तरीके से T2 बैक्टीरियोफेज इस ई कोली को इन्फेक्ट करेगा। अच्छा, इन्फेक्शन करेगा तो क्या करेगा, ये जो वायरस है और ये ई कोली है, इनके बीच में अटैचमेंट होगा ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अटैचमेंट के वक्त फिर क्या होता है, इन्फेक्शन के वक्त क्या करता है, इन्फेक्शन के वक्त तो जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो अंदर आ जाएगा। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल अंदर आ जाएगा, उसके बाद में हम क्या करें, अच्छा इन्फेक्शन हो गया, जेनेटिक मटेरियल अंदर एंटर करवा दिया, अब हम इसको डीअटैच करें। अब हम डीअटैच करें, और डीअटैच करने के लिए इसको क्या करेंगे, स्लो स्पीड से घुमाएंगे, और स्लो स्पीड से घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो अटैचमेंट है ये डीअटैच हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे, ब्लेंडिंग। देखो ब्लेंडिंग करिए आप, तो देखो जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया, और ये फिर देखो ई कोली अलग हो गया, सेपरेट हो गया, और ये आपका वायरस अलग हो गया। अच्छा, ये करने के बाद अब क्या करें, इसी सॉल्यूशन का अब हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करना मतलब क्या, हाई स्पीड से घुमाएंगे, हाई स्पीड से घुमाएंगे, सिंपल। ब्लेंडिंग मतलब स्लो स्पीड से घुमाना, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब हाई स्पीड से घुमाना। अच्छा, हाई स्पीड से क्यों घुमा रहे हैं, ताकि वेट के बेसिस पर, मास के बेसिस पर उनको हम सेपरेट कर सकें। तो हमने इस पूरे सॉल्यूशन को उठाया और उसको फिर एक टेस्ट ट्यूब में लिया और हाई स्पीड से घुमाया, तो जो नीचे बॉटम में हेवी आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा जो लाइट रहेगा। अच्छा, लाइट कौन है, वायरस। तो सुपर नेटेड में कौन आएगा, लाइट पार्ट को क्या बोलते हैं, सुपर नेटेड। और जो नीचे रहता है, बॉटम में चला जाता है, जो हेवी रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैलेट। तो पैलेट में कौन आएगा, ई कोली। और सुपर नेटेड में कौन आएगा, वायरस का पार्ट, क्योंकि वायरस हल्का होता है।
इस बार मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि इस बार रेडियो एक्टिविटी कहाँ है। आप मुझे बताओ रेडियो एक्टिविटी कहाँ आएगी। आपने ऐसा, हाँ इस बार कहाँ आएगी, ई कोलाई में आएगी। क्यों आएगी बच्चे ई कोलाई में, बता जरा। इसलिए आएगी क्योंकि इस बार आपने डीएनए को क्या किया है, रेडियो एक्टिव। वायरस में डीएनए था और प्रोटीन था, डीएनए को आपने रेडियो एक्टिव कर लिया। और फिर क्या हुआ, जब ई कोलाई को इन्फेक्ट करवाया तो इन्फेक्शन के वक्त इस वायरस ने डीएनए को ही अंदर एंटर करवाया। हमें दिख तो रहा है डायग्रामेटिकली, देखो। तो इस बार रेडियो एक्टिविटी कहां डिटेक्ट होगी, पैलेट। तो हमने कंफर्म कर लिया। पहले वाले एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंफर्म हुआ था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लगा था कि भाई देखो, जब हमने वायरस में प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाया, तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये ई कोलाई में तो ट्रांसफर हुई नहीं आफ्टर इन्फेक्शन, मतलब प्रोटीन अंदर गया नहीं ई कोलाई। ये हमें समझ में आया। और दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में हमें समझ में आया कि कौन गया, तो हमें समझ में आया डीएनए। क्योंकि जब हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव किया, डीएनए को रेडियो एक्टिव किया, डीएनए को जो हमने रेडियो एक्टिव किया, तो वो रेडियो एक्टिविटी कहां चली गई, इन्फेक्शन के दौरान ई कोलाई में चली गई। मतलब वायरस अपने डीएनए को ही ई कोलाई में एंटर करवाता है। तो पैलेट में क्या होगा, इस बार रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। अच्छा, सुपर रेटेड में नॉर्मली रहेगा, क्योंकि सुपर रेटेड में कौन रहेगा, प्रोटीन वाला पार्ट रहेगा। और इस बार प्रोटीन वाला पार्ट हमारा कैसा है, नॉन रेटेड। सुपर रेटेड मतलब हल्का पार्ट। सेंट्रीफ्यूगेशन जब किसी ट्यूब का करते हैं तो जो भारी चीज होती है, जो नीचे तल में बैठ जाती है बॉटम में, उसे पैलेट बोलते हैं। जो ऊपर रहता है उसे क्या बोलते हैं, सुपर। तो सुपर रेटेड में तो प्रोटीन पार्ट रहेगा, वो तो नॉन रेडियो एक्टिव, तो वहां तो वो रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी। बस डीएनए में रेडियो एक्टिविटी की थी, वायरस में होनी चाहिए थी कायदे से वो, लेकिन इन्फेक्शन के वक्त डीएनए तो वायरस ने कहां भेज दिया, बिल्कुल एक अंदर। हाँ, हल्का वाला सुपर रेटेड मतलब हल्का, और पैलेट में तो भारी। तो ये क्लियर हुआ आप सभी को। चलिए एक बार और अलग तरीके से देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 नीचे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। ये आपने देखो डायग्राम को देख करके समझ में आ जाए, रेड कलर का। देखो अपने क्या करा, प्रोटीन को, अपने प्रोटीन को क्या किया है, बाहर देखो प्रोटीन, प्रोटीन को रेडियोएक्टिव बनाया, बनाया। और उसके बाद में अपन ने क्या किया, इस बैक्टीरियोफेज को, इस ई कोलाई को इन्फेक्ट करवाया, इस ई कोलाई को इन्फेक्ट करवाया, इन्फेक्शन हुआ। फिर उसके बाद में हमने डी अटैचमेंट किया, ब्रांडिंग करी। तो उसके बाद में हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखा, उसको हाई स्पीड से घुमाया। तो देखो आपने अभी पहले वाले एक्सपेरिमेंट में किसको रेडियो एक्टिव रखा है, प्रोटीन को रखा। तो क्या वो रेडियो एक्टिविटी पैलेट में गई, क्या ई कोलाई में गई, नहीं गई। देखो ये दिख रही है, ई कोलाई में किसी भी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी नहीं आई, कोई रेड कलर वगैरह नहीं आया। तो बोलेंगे आपने वायरस में जब प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया तो ई कोलाई में तो कोई रेडियो एक्टिविटी आई नहीं, मतलब प्रोटीन ई कोलाई के अंदर नहीं आता। ये समझ में आया। अच्छा, दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में देखो, इस बार आपने किसको कराया है, डीएनए को रेडियो एक्टिव किया है, डीएनए को। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमने इन्फेक्शन करवाया, इन्फेक्शन हुआ, ब्रांडिंग, फिर वापस से डी अटैच करा, उनको अलग अलग सेपरेट किया, उनको वापस से साइज का उसके बेसिस पर क्या बोलते हैं, हाई मास के बेसिस पे, वेट के बेसिस पे उनको सेपरेट किया सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो देखो इस बार ई कोलाई में देखो क्या आया, ई कोलाई नीचे पैलेट में आएगी ना, तो ई कोलाई में देखो क्या आया, रेडियो एक्टिविटी आ गई। अरे ई कोलाई में तो आपने किसी भी प्रकार से कोई रेडियो एक्टिविटी करी ही नहीं थी, तो फिर इस ई कोलाई में रेडियो एक्टिविटी कहां से आ गई। अरे वायरस में हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव किया था, वायरस ने क्या किया होगा, डीएनए को ही तो इन्फेक्शन के दौरान इस ई कोलाई में भेजा होगा, तभी तो ई कोलाई में वो ट्रांसफर होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से बच्चा हमें क्लियर हो कि इन्फेक्शन के वक्त वायरस बैक्टीरिया में डीएनए को ही ट्रांसफर कराता है। और ये भी बात समझ में आ गई कि प्रोटीन को ट्रांसफर नहीं कराता। तो इसलिए हमने यही तो सोचा था कि जिसको भी ट्रांसफर कराया, ट्रांसफर क्यों करा रहा है वायरस, क्योंकि उसको पता है कि जेनेटिक मटेरियल को जो ट्रांसफर करवाएगा तो वो अपनी अगली जनरेशन बैक्टीरिया के अंदर बना पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बच्चे, ये हमने जेनेटिक मटेरियल समझ में आ गया। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात करें। अरे ई कोलाई में 2 डीएनए कैसे, बच्चा पूछ रहा है। तो बेटा
ये तो मैंने एक्सपेरिमेंटली तुम्हें सिर्फ इतना बताया है कि एक इक्वल है और एक बैक्टीरिया। भाई प्रैक्टिकल में तो क्या हो सकता है, एक इक्वल है को एक से ज्यादा बैक्टीरियोफेज में इन्फेक्ट कर सकता है ना। तो एक से ज्यादा बैक्टीरियोफेज का एक आधा एक्स्ट्रा डीएनए बना सकता है। हाँ, तुम्हारा डाउट आ सकता है कि भाई इक्वल के अंदर सर एक ही डीएनए अंदर होना चाहिए था, मैंने तो पिछली स्लाइड में देख लिया दो डीएनए थे वहां पे, वो कहां से आ गया एक्स्ट्रा। तो कोई नहीं, वो एक इक्वली को एक से ज्यादा बैक्टीरियोफेज भी जब इन्फेक्ट कर सकते हैं तो एक से ज्यादा डीएनए भी आ सकता है। ठीक है, मैंने एक एक का करके दिखाया। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो फर्स्ट, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसने एक तो रेप्लिकेट करने की उसमें काबिलियत होनी चाहिए। अगर जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, तभी तो वो अपनी कॉपी को अगली जनरेशन में पास कर सकता है ना। अगर वो अपनी कॉपी नहीं बना सकता, अपना रेप्लिकेशन ही नहीं कर सकता, तो फिर अपनी कॉपी को अगली जनरेशन में पास कैसे करें। तो इसलिए बोलेंगे कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए उसमें काबिलियत होना चाहिए कि उसने क्या करना चाहिए, रेप्लिकेशन करना चाहिए। रेप्लिकेशन मतलब अपनी कॉपी बनाना चाहिए। डीएनए क्या रेप्लिकेशन करता है, तो बोलेंगे हाँ डीएनए रेप्लिकेशन करता है। आरएनए क्या रेप्लिकेशन करता है, बोलेंगे हाँ आरएनए भी अपनी कॉपी बना सकता है। प्रोटीन क्या रेप्लिकेशन करता है, तो बोलेंगे नहीं प्रोटीन कोई रेप्लिकेशन वगैरह नहीं करता। तो ये पहले वाली जो प्रॉपर्टी है इसी से प्रोटीन को तो हम डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि प्रोटीन अगर रेप्लिकेशन ही नहीं कर सकता तो जेनेटिक मटेरियल कैसे हो सकता है। हाँ, डीएनए क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है। आरएनए भी रेप्लिकेशन कर सकता है। बच्चों ध्यान रहे, रेप्लिकेशन करना मतलब अपनी कॉपी बनाना, एक से दो में कन्वर्ट। चलिए अब हम देखते हैं कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में से डीएनए और आरएनए के अंदर काबिलियत थी कि वो अपनी रेप्लिकेशन बना सकते हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि डीएनए और आरएनए दोनों क्या हो सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकते हैं। हालांकि जो आरएनए होता है वो चाहे जहां अपनी कॉपी नहीं बना सकता। जैसे हमारे अंदर जो आरएनए है, हमारे अंदर जो आरएनए है वो कॉपी अपनी नहीं बना सकता। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जहां पर आरएनए क्या कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है। तो कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए जेनेटिक काम भी करता है। देखेंगे कैसे करता है। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है सब्सटेंस, उसमें क्या होना चाहिए, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। उसे केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और हम देखते हैं कि डीएनए और आरएनए में से डीएनए ज्यादा स्टेबल क्यों होना चाहिए। अरे जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई केमिकल, कोई सब्सटेंस ट्रांसफर हो रहा है और एक जनरेशन अगली जनरेशन उस सब्सटेंस के दम पर ही बनाती है, तो अब हमारे ह्यूमन की ही बात कर लो, हमारी कितनी सारी जनरेशन, लाखों जनरेशन हमारी। और शुरुआत से ये जो डीएनए पहले हमारे दादा के पास जो डीएनए था वो हमारे पापा के पास आया, पापा से फिर हमारे पास आया, हमारे पास फिर तो कब से डीएनए ट्रांसफर होते आ रहा है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते आ रहा है। तो जेनेटिक मटेरियल इतनी जनरेशन से ट्रांसफर होते आ रहा है तो उसमें तो स्टेबल होना चाहिए ना, वरना रास्ते में ही बीच में टूट गया तो फिर तो जनरेशन कैसे बनेगी। तो बोलेंगे जो भी जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी। उसे कोई केमिकल भी उससे रिएक्ट नहीं कर सकता और उसका स्ट्रक्चर भी क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और डीएनए और आरएनए में ज्यादा स्टेबल कौन है, डीएनए। इसके पीछे कारण क्या है, मैंने बताया था आपको कि आरएनए में तो क्या होती है, राइबोज शुगर होती है, और डीएनए में किसी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। अच्छा, डीऑक्सीराइबोज शुगर होने से एक ऑक्सीजन की यहाँ कमी बनी है कार्बन नंबर 2 पे। यहाँ पर आरएनए में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है इसलिए रिएक्टिव ज्यादा होता है, और रिएक्टिव ज्यादा होता है इसलिए स्टेबल कम। लेकिन ऑक्सीजन एक कम होता है डीएनए में आरएनए की कंपैरिजन। तो डीएनए में ऑक्सीजन अगर एब्सेंट रहेगा तो लेस रिएक्टिव रहेगा और स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो इसलिए बोलेंगे कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है इसलिए डीएनए क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। एक और रीजन ले लीजिए, आरएनए और डीएनए में कंपैरिजन अगर करें तो आरएनए में ए होता है, जी होता है, सी होता है। डीएनए में भी ए होता है, जी होता है और सी होता है। लेकिन डिफरेंस किसमें होता है, कौन से नाइट्रोजनस बेस में,
आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है। इन दोनों के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इन दोनों के स्ट्रक्चर इस प्रकार से, यूरेसिल जो होता है उसमें 2 ऑक्सीजन होता है, जबकि थाइमिन जो होता है उसमें 2 ऑक्सीजन तो होती है, साथ में मिथाइल ग्रुप भी होता है। इस मिथाइल ग्रुप का आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इस मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है इस पूरी रिंग पर, और इस पूरी रिंग पर प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ये जो थाइमिन होता है ये इस यूरेसिल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि आपसे कोई पूछे कि यूरेसिल और थाइमिन में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप आंसर करोगे थाइमिन। उसके पीछे मैंने क्या रीजन बताया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप। और इस एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप से क्या फायदा है, इससे प्लस आई इफेक्ट आएगा रिंग में और उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो हमारे अंदर रिपेयर एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो एंजाइम इस थाइमिन को आसानी से पहचानते भी नहीं। जो डिग्रेडेशन करने वाले एंजाइम होते हैं, वो डिग्रेडेशन करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो इस थाइमिन को नहीं पहचान सकते, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, और यूरेसिल को आसानी से पहचान लेते हैं। तो आरएनए को जो डिग्रेड करने वाले एंजाइम होते हैं वो आसानी से कट कर सकते हैं, लेकिन डीएनए को आसानी से कट नहीं कर सकते, क्योंकि डिग्रेड करने वाले एंजाइम थाइमिन को जो उनकी कटिंग साइट है उसको आसानी से पहचान नहीं सकते, क्योंकि थाइमिन में इसका क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा। तो मैं आपको 2 रीजन बताता हूं कि डीएनए आरएनए के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल क्यों। फर्स्ट रीजन है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, एंड सेकंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाइमिन। और थाइमिन किसकी जगह, यूरेसिल की जगह, और थाइमिन के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप के कारण वो स्टेबल ज्यादा होता है। इस वजह से डीएनए और आरएनए में ज्यादा स्टेबल डीएनए, इसलिए डीएनए ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। थर्ड वाली बात अगर समझे, क्या डीएनए जो इतने लंबे समय से ह्यूमन पे चला आ रहा है, ह्यूमन की लाखों जनरेशन हो गई, आपने इवोल्यूशन में पढ़ा भी हो, इतनी सारी जनरेशन हो गई, लेकिन डीएनए चला आ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चला आ रहा है। अगर मान लो बहुत ज्यादा स्टेबल होता डीएनए, थोड़ा सा भी उसमें चेंज नहीं होता, तो फिर आज हम बिल्कुल कैसे दिखते हैं, हमारे जो एंसेस्टर हैं बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं, हमारे अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। जबकि क्या होना चाहिए, अगर स्पीशीज को इस दुनिया में एग्जिस्ट करना है लंबे समय तक, तो उसको एनवायरनमेंट से इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। जिस प्रकार का एनवायरनमेंट बदल रहा है वैसे स्पीशीज को भी अपने आप बदल रहना चाहिए। एनवायरनमेंट धीरे धीरे बदलता है, इसलिए स्पीशीज में भी धीरे धीरे क्या आना चाहिए, वेरिएशंस आना चाहिए। तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए उसमें क्या काबिलियत होना चाहिए, उसमें ऐसी काबिलियत होना चाहिए कि वो स्टेबल तो रहे, लेकिन स्लो म्यूटेशंस भी उसमें होना चाहिए, स्लो चेंजेस भी उसमें होना चाहिए। और डीएनए बिल्कुल वैसा ही, डीएनए के अंदर क्या होता है, स्टेबल होता है, जल्दी बदलता नहीं है, इसलिए तो हम लंबे समय तक बदलते नहीं, लेकिन धीरे धीरे माइन्यूट डिफरेंसेस भी हमारे जनरेशन टू जनरेशन आते रहते हैं, जो हमें कम टाइम पीरियड में तो दिखते नहीं है, लेकिन लंबे समय में जब कहाँ हमारे एंसेस्टर कैसे दिखते थे, हम कैसे दिखने लगे, तो लंबे समय में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल शुड आल्सो बी केपेबल ऑफ अंडरगोइंग स्लो म्यूटेशंस। देखो बच्चों, डीएनए जो होता है और आरएनए में कंपैरिजन, तो डीएनए क्या होता है, मोर स्टेबल, और डीएनए स्टेबल ज्यादा होता है, इसलिए उसमें म्यूटेशंस कम होते हैं, और म्यूटेशंस कम होते हैं तो फिर वेरिएशन, जनरेशन टू जनरेशन जो वेरिएशन आएगा वो कम आएगा, और जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन कम आएगा, तो इवोल्यूशन हमारा स्लो होगा, और स्लो इवोल्यूशन ही तो फायदेमंद होता है। फास्ट इवोल्यूशन तो कुछ काम नहीं। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल अगर होता हमारे जो लेस स्टेबल है, जिसमें जल्दी से फास्ट म्यूटेशन हो सकता है, जो जनरेशन टू जनरेशन काफी वेरिएशंस आने लगे, तो इससे वेरिएशन फास्ट आएगा तो इवोल्यूशन भी फास्ट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है कोरोना वायरस। देखो हमारे देखते ही देखते अभी आया था 2 साल पहले, लेकिन देखते ही देखते कितनी जनरेशन बन गई उसकी, और कितने ज्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस, कितने सारे उसके वेरिएंट आ गए, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए। इसलिए जैसे जैसे उसकी जनरेशन बनती जा रही है वैसे वैसे उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते जा रहे हैं, और यही तो हमारी प्रॉब्लम। ये तो पक्का है कि कोरोना वायरस इस दुनिया से बहुत जल्दी गायब होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तो नेचर का रूल है। नेचर का रूल क्या है कि एनवायरनमेंट बदल रहा है, उससे फास्ट अगर आप बदलोगे, एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं बदलोगे तो आप मारे जाओगे। एनवायरनमेंट स्लो चेंज हो रहा है तो आपको भी स्लो चेंज होना चाहिए था, लेकिन जो कोरोना वायरस है वो फास्ट चेंज हो रहा है, तो कोरोना वायरस लंबे समय तक दुनिया में टिक नहीं पाएगा,
अपने आप कम हो। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम क्या हो रही है अभी, इस टेम्पररी प्रॉब्लम क्या हो रही है? टेम्पररी प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ छोटे से समय में जो इतनी सारी जनरेशन बना रहा है ये, इसमें हम इसके अगेंस्ट एक प्रॉपर वैक्सीन डिजाइन नहीं कर पा रहे। जैसे हमने डिजाइन करी अल्फा वेरिएंट के अगेंस्ट, तो वो बन करके कन्वर्ट हो गया, नया उसका रूप आ गया, बीटा गामा हो गया, डेल्टा हो गया, डेल्टा प्लस हो गया। तो इस तरीके से हमारी क्या है प्रॉब्लम। लेकिन कोई बात नहीं, अपने आप इतनी जल्दी से चेंजेस हो रहा है, तो 1-2 साल में लोग बोल ही रहे हैं, 1-2 साल में अपने आप, आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, 1-2 साल में अपने आप ही जैसे जैसे इसकी जनरेशन चेंज होती जाएगी अपने आप खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ जो कैपेबिलिटी होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल की, वो होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टर। अरे मैंने दो ही तो क्वालिटी बताई थी आपको कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर ऐसी काबिलियत होना चाहिए कि उसमें कैरेक्टर डेवलप कराने चाहिए। कैरेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? मेंडेलियन कैरेक्टर। नॉर्मली जो भी हमारे अंदर होते हैं कैरेक्टर्स जो जीन से कंट्रोल होते हैं, उन सब कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? मेंडेलियन। आप मेंडेलियन कैरेक्टर बोलो या नॉर्मल कैरेक्टर बोलो, एक ही बात। ऐसे कैरेक्टर जो जीन से कंट्रोल होते हैं सबको मेंडेलियन कैरेक्टर बोल सकते हैं। क्या डीएनए मेंडेलियन कैरेक्टर के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कैसे करेगा? अरे डीएनए अपने अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी उससे पहले क्या बनाएगा? आरएनए। आरएनए से क्या बनाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन फिर क्या करेगा? एंजाइम की तरह वर्क करेगा। एंजाइम क्या करेगा? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। और प्रोडक्ट की वजह से ही क्या होने वाला है? अगर ये हाइट का प्रोडक्ट है तो हाइट बढ़ेगा। तो हाइट क्या हो गया? एक मेंडेलियन। क्या डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन रखी हुई थी क्या वो हाइट के फॉर्म में एक्सप्रेस हुई? तरीका लेकिन काफी लंबा है। डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करता है, फिर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, फिर प्रोडक्ट के बनने से हाइट। मतलब डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन को हम एक्सप्रेस तो करा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रूट। डीएनए से अच्छा तो आरएनए होता है अगर प्रोटीन को एक्सप्रेस कराने की बात होती है, क्योंकि आरएनए तो देखो डायरेक्ट, आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, हेड बनाएगा। तो कोई आपसे पूछे कि कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस होना या जो भी इंफॉर्मेशन रखी होती है जेनेटिक मटेरियल में, उस इंफॉर्मेशन को कैरेक्टर के रूप में एक्सप्रेस कराना, कैरेक्टर के रूप में ट्रांसमिट करना, उसमें अच्छा डीएनए है कि आरएनए है? तो आप आंसर करोगे आरएनए, क्योंकि आरएनए डायरेक्ट इसी तरीके से किसी भी उसकी डिपेंडेंसी नहीं। आरएनए प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन से कैरेक्टर, तो बोलेंगे आरएनए इज गुड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ट्रांसमिशन मतलब कैरेक्टर के फॉर्म में अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सप्रेस कराना, उसको ट्रांसमिट करना, उसमें आरएनए अच्छा होता है। तो फिर डीएनए किसमें अच्छा है? डीएनए ट्रांसमिशन करा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका सबसे अच्छा रोल है कि वो स्टोरेज के लिए अच्छा है। क्यों डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोरेज के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि डीएनए स्टेबल होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं होता, उसमें म्यूटेशन स्लो होते हैं। तो जो हमारे ह्यूमन की हमने जो भी हमारे अंदर क्वालिटी है ह्यूमन की, उस इंफॉर्मेशन को हमने किसके अंदर स्टोर करके रखा है? डीएनए के अंदर स्टोर करके रखा है, ताकि लंबे समय तक हमारी जनरेशन बनती जाएगी, हमारे अंदर ज्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या डीएनए एक्सप्रेस कर सकता है कैरेक्टर के फॉर्म में? हाँ, बना ही तो रहा है हमारे अंदर कैरेक्टर, लेकिन पहले आरएनए बनाना होगा, फिर उसके बाद में। तो क्वेश्चन कोई पूछे तो आपको क्या करना है कि डीएनए स्टेबल होता है, इसलिए बेस्ड अपॉन स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, लेकिन बट आरएनए इज गुड फॉर बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोलते बच्चों को समझ नहीं। इसका मतलब क्या है कि आरएनए अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आसानी से कैरेक्टर के फॉर्म में ट्रांसमिट कर सकता है, कैरेक्टर के फॉर्म में ट्रांसमिट करा सकता है, कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करा सकता है। तो बोलेंगे आरएनए डायरेक्ट करा रहा है, इसलिए बोलेंगे आरएनए ज्यादा अच्छा होता है ट्रांसमिशन, लेकिन स्टोरेज पर्पस के लिए डीएनए। चलो मैंने 4 क्वालिटी 4 प्रॉपर्टीज आपको बताई। फर्स्ट वन वाज क्या होना चाहिए था? क्या था फर्स्ट? क्या था? फर्स्ट था जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, उसने रेप्लिकेशन करना चाहिए। सेकेंड, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। थर्ड, स्लो म्यूटेशंस होना चाहिए। फोर्थ, कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। चारों क्वालिटी को डीएनए हमारा बड़ी अच्छी तरीके से फॉलो करता है, इसलिए अधिकतर स्पीसीज में डीएनए ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ऐसा नहीं
कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन आरएनए इन 4 क्वालिटी में से 2 क्वालिटी को अच्छे से करना है। रेप्लिकेशन कर सकता है, वेरी गुड, और ये कैरेक्टर को के फॉर्म में एक्सप्रेस को डीएनए से भी अच्छा कर सकता है, वेरी गुड, लेकिन स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, और साथ ही साथ में स्टेबल नहीं है तो म्यूटेशंस भी फास्ट होंगे। तो इसलिए 2 क्वालिटी इसकी अच्छी है। इसलिए क्या आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, आप आंसर करोगे नहीं, जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए भी हो सकता है, लेकिन जब भी कभी किसी ऑर्गेनिज्म में डीएनए भी रखा हुआ है और आरएनए भी रखा हुआ है, तो फिर किसको जेनेटिक मटेरियल बनाना चाहिए, अच्छा वाला जेनेटिक मटेरियल किसको बनाना चाहिए? नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल पूछा मतलब स्टोरेज पर्पस के जेनेटिक मटेरियल किसको बनाना चाहिए? आंसर करेगा डीएनए, क्योंकि वो ज्यादा क्वालिटी को फॉलो करता है, ज्यादा उसकी अच्छी क्वालिटी चाहिए, ठीक है। लेकिन आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है और वो होता है कुछ वायरसेस। चलो, तो ये हमने डिस्कस किया बच्चों। इसके बाद में जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां आरएनए वर्ल्ड दिया, लेकिन आरएनए वर्ल्ड को मैं आपको बाद में, ठीक है, पहले अब हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, उसे स्टडी करें। फ्यूचर में आरएनए फास्ट हो सकेगा तो क्या आरएनए फास्ट होगा? बताऊंगा मैं, डीएनए ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है तो आरएनए का कौन ज्यादा है, ये सब बताऊंगा। अभी आरएनए तो पढ़ोगे, अभी तो सब डीएनए के बारे में सुनो। एक बच्चा पूछ रहा था कोरोना कब खत्म होगा, मुझे क्या पता। नहीं, आरएनए तो मुझे नहीं लगता स्टेबल होगा, क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है, उसमें यूरेसी होता है, तो डीएनए भी कंपैरिजन करेंगे तो ऐसे। सर ऑफलाइन क्लास एनी अपडेट्स नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं है। हाँ, 1-2 साल में तो चला ही जाएगा, कब होगा मैं इसको लगा कि अभी तो पूछ रहा है 1-2 दिन खत्म हो जाएगा। चलिए आगे आगे हम देखते हैं, हमारे कोर्स को कंप्लीट करना है, हमारे पास टाइम कम है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की अगर बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, एक डीएनए से 2 डीएनए। अरे आप ही ने तो बोला कि सर जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, तो हमें पढ़ना होगा ना कि रेप्लिकेशन कैसे करता है, एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनाता है, उसकी पूरी प्रोसेस को पढ़ना है। तो अब हमारा पूरा फोकस इस बात को लेकर के रहेगा 1 डीएनए टू 2 डीएनए कैसे बनते हैं, ये हमें समझना। तो चलो देखें, जब डीएनए रेप्लिकेशन का डिस्कवरी हो रहा था तो साइंटिस्ट लोगों को लग रहा था कि डीएनए का रेप्लिकेशन 2-3 तरीके से होता, जो यहां पर मैंने बनाया भी। जैसे देखो, ये 1 डीएनए है, इस 1 डीएनए से मान लो ये 2 डीएनए बने, ऐसा भी हो सकता है। फिर इसमें पहले वाले में ही देख लेते हैं क्या है, कैसा हो रहा है कि 1 डीएनए से जब 2 डीएनए बने, तो 2 डीएनए जो बनने वाला डीएनए है उनमें एक तो पुराना ही है और एक बिल्कुल नया है ना, ऐसा तरीका हो सकता है। या फिर ये जो 1 डीएनए है इससे 2 डीएनए बने, ऐसा ये वाला ये वाला। लेकिन इन डीएनए में खास बात क्या है कि बनने वाले जो डीएनए है उनमें एक पुरानी स्ट्रैंड है और एक नई स्ट्रैंड है, इसमें भी एक पुरानी है और एक नई है, ठीक है, ऐसा है, आधा नया आधा पुराना, ऐसा है। और इसमें भी ये वाला में टुकड़ों में बन रहा है, पुराना नया ऐसे टुकड़े वाले बन रहे हैं, तो ये तो कुछ काम के नहीं, ये हो निकाल दो, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, हमें आजकल पता है कि जब भी 1 डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं तो बनने वाले डीएनए में एक पुरानी स्ट्रैंड होती है और एक नई स्ट्रैंड। कोई भी डीएनए देख लो, ये वाला देख लो, एक पुरानी स्ट्रैंड होगी और एक नई, एक पुरानी स्ट्रैंड होगी और एक नई स्ट्रैंड। तो जब भी एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे तो बनने वाले दोनों डीएनए में 1 ओल्ड स्ट्रैंड होगी और एक 1 न्यू स्ट्रैंड। तो ये हमें पता है, सेमी, इसको कौन सा मोड बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। ये कुछ नहीं बनना, ये कुछ काम नहीं, ठीक है, इनको छोड़ दीजिए, कुछ काम नहीं, काट दिया। चलिए, स्टार्टिंग में लगता था कि तीनों हो सकते हैं, इस स्लाइड को मैं हटा दूंगा, ठीक है, कुछ काम का नहीं है। चलो, डीएनए का रेप्लिकेशन तो ये तो समझ में आया कि 1 डीएनए से 2 डीएनए बनने वाली प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं।
लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है ये तो देखें, होता कब है पहले ये तो देखते हैं। तो बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन नॉर्मल जब सेल डिवीजन होता है ना, तो सेल डिवीजन के पहले। अरे हम जानते हैं कि वन सेल को जब अगर वन सेल से अगर आपको टू सेल बनानी है, सेल का डिवीजन करना, तो सेल के डिवीजन के पहले पहले आपको डीएनए का रेप्लिकेशन भी तो करना होगा, ताकि दोनों सेल्स के अंदर डीएनए पहुंच सके। तो इसलिए क्या होगा कि नॉर्मल यूकेरियोट्स की अगर बात करें, तो यूकेरियोट्स में जब भी सेल डिवीजन होता है तो G1 फेज, A फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सब फेजेस होती है। तो इन फेजेज में कौन सी फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो बोलेंगे स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग की कौन सी फेज में, एज फेज में होता है। तो यूकेरियोट्स के अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो बिफोर सेल डिवीजन होगा, और बिफोर सेल डिवीजन में कौन सी फेज में, एज फेज। लेकिन प्रोकैरियोट की बच्चों बात करें कि प्रोकैरियोट में कब होता है, तो प्रोकैरियोट में तो ऐसा कोई माइटोसिस वगैरह होता ही नहीं, कोई G1 है, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज होता ही नहीं है बैक्टीरिया में। तो वहां पर क्या बोलेंगे, वहां पर भी बिफोर सेल डिवीजन होता है। अच्छा, प्रोकैरियोट में सेल डिवीजन का प्रोसेस तो क्या बोलते हैं, फिजन। तो प्रोकैरियोट के अंदर जो फिजन होता है उसके पहले पहले वहां क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। तो बोलेंगे कि यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन एज फेज में होता है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन जस्ट प्रायर टू फिजन, फिजन के पहले पहले होता है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, मेथड कैसी है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन की, सेमी कंजर्वेटिव। कैसी मेथड है, सेमी कंजर्वेटिव। चलो सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होती है इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये डीएनए बनाया आपके सामने, ये डीएनए में कॉइल्ड डीएनए है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोनों स्ट्रैंड के बीच में बने हुए हैं। सबसे पहले अगर आपको इस वन डीएनए से टू डीएनए बनाना है, तो ये जो ओल्ड डीएनए है, इस पेरेंट डीएनए की आपको क्या करना पड़ेगा, अनवाइंडिंग करना। क्या करना होगा, अनवाइंडिंग। और दोनों स्ट्रैंड को हमें क्या करना होगा, सेपरेट करना। तो ये दोनों स्ट्रैंड हमने सेपरेट कर ली। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सेमी कंजर्वेटिव जब रेप्लिकेशन होता है तो पहले तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को हम क्या करते हैं, अनवाइंड करते हैं। अनवाइंड करना मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके हम दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड करके ऐसे सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं। अभी ये दोनों स्ट्रैंड कैसी है, ओल्ड है, पेरेंट डीएनए की। अब हम इन दोनों स्ट्रैंड के सामने क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन बनाएंगे। तो ये जो ये वाली स्ट्रैंड है, इसके सामने भी कोई न्यू चेन, ये ओल्ड थी, इस ओल्ड के सामने ये न्यू बन गई, तो ये न्यू। उसी तरीके से ये भी ओल्ड थी, इस ओल्ड के सामने क्या बन गई, न्यू बन गई। तो आपको क्या ध्यान रहेगा कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के थ्रू, या जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो माइंड में बिठा लो कि फर्स्ट स्टेप क्या होगी, अनवाइंडिंग होगी। पहले डीएनए को हम क्या करेंगे, अनवाइंड करेंगे, एंड देन उनके सामने जो भी अनवाइंड रहेगी, जो भी सिंगल स्ट्रैंड बनेगी, उनके सामने नई स्ट्रैंड बनाएंगे। तो जो बनने वाले डीएनए रहेंगे, किसी भी एक डीएनए को आप देखिए, एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड। मतलब किसी भी एक डीएनए को जब देखोगे तो आधा डीएनए, वन स्ट्रैंड तो पुराना वाला ही है। किसी भी एक डीएनए को देखोगे तो आधा तो पुराना वाला ही कंजर्व है। तो इसलिए इस मोड को, इस डीएनए को देखो आप, इस डीएनए में भी दो स्ट्रैंड में से वन स्ट्रैंड तो ओल्ड वाली ही है, तो बोलेंगे आधा तो आप तो पुराना ओल्ड ही कंजर्व है। इसलिए इस मोड को हम क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव। क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव। बनने वाले दोनों डीएनए जो होते हैं, उन दोनों डीएनए में से वन स्ट्रैंड नई रहती है और वन तो पुरानी ही कंजर्व रहती है। इसलिए मोड को क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हुआ। चलिए हम देखते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का आइडिया किसने दिया होगा। ऐसा पहली बार किसने बोला होगा कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है उसमें पहले अनवाइंड होगा, फिर उसके बाद में वो सामने नई स्टेज बने। ऐसा सब किसने सोचा होगा इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। हम बोलेंगे सबसे पहले ये जो आइडिया दिया है वॉटसन और क्रिक। किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया। वॉटसन और क्रिक ने ये सबसे पहली बार आइडिया दिया था कि अगर बच्चों आपको पता है बेस पेयरिंग का, अगर आपको नॉलेज है, आपको किसका नॉलेज है, बेस पेयरिंग का। मतलब अगर आपको पता है कि डीएनए के अंदर ए हमेशा किससे करेगा, ए हमेशा टी से बेस पेयरिंग करता है और जी हमेशा सी से बेस पेयरिंग करता है। अगर आपको इसका नॉलेज है तो आपको फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि
कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से ही रेप्लिकेशन करता है, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मोड से रेप्लिकेशन नहीं करता। ऐसा वॉटसन और क्रिक ने बताया। तो एनसीईआरटी में हुबहू ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि वॉटसन और क्रिक ने बताया है कि अगर आपको बेस पेयरिंग का नॉलेज है तो आप डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से नहीं बच सकते। यू कांट एस्केप फ्रॉम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इफ यू हैव नॉलेज अबाउट बेस पेयरिंग। अगर बेस पेयरिंग का नॉलेज है, आपको पता है कि ए टी से ही करता है, जीसी से ही करता है, तो फिर आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। बनने वाले डीएनए में एक पुरानी स्ट्रैंड होती है, वो पुरानी स्ट्रैंड ही नई स्ट्रैंड को बनाती है, जिसमें ए के सामने डी लाया जाता है, जी के सामने सी लाया जाता है। ये आपको समझ, ऐसा वॉटसन और क्रिक ने बोल दिया। फिर वॉटसन और क्रिक को पूछा कि भाई चलो प्रूव करके दिखाओ। ये बोलना आसान है, हमें भी दिख रहा है टी से बेस पेयरिंग कर रहा है, जी से कर रहा है, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। हमें भी अंदाजा तो लग रहा है कि भाई पुरानी स्ट्रैंड ही नई स्ट्रैंड को बनाती होगी, ऐसा हमें भी समझ में आ रहा है। लेकिन कोई प्रैक्टिकल प्रूफ आपके पास है? तो वॉटसन और क्रिक ने कोई भी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं दिया। तो इसका प्रैक्टिकल प्रूफ कौन देगा? और किसने प्रूव किया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है? तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये किया था मेजल्सन और स्टॉल नाम के साइंटिस्ट का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। मेजल्सन और स्टॉल नाम के साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है सेमी कंजर्वेटिव। चलो देखते हैं इन्होंने कौन कौन से मेथड का यूज किया। ठीक है बेटा, जी और सी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया तो ठीक है ना, तीन समझ लो। ठीक है, चलो मैंने 3 बना दी। ठीक है तुम्हारे। चलिए मेजल्सन और स्टॉल की बात करते हैं। आप प्रोकैरियोट और यूकेरियोट दोनों में सेम टाइप का होता है डीएनए रेप्लिकेशन। थोड़ा अलग होता है, सॉरी अलग होता है, लेकिन मैं आपको जो पढ़ा आपको प्रोकैरियोट से ही पढ़ाऊंगा। बता दूंगा कि प्रोकैरियोट का कैसा होता है, यूकेरियोट का कैसा होता है। अब तो नॉर्मली आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, इसको फोकस करिए। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं मेजल्सन और स्टॉल की बात करते हैं। इन्होंने किस पे काम किया? तो मेजल्सन और स्टॉल ने ई कोली बैक्टीरिया पे काम किया। इनका एक्सपेरिमेंट भी बताने वाला हूं, लेकिन पहले कुछ चीजें अपन याद करते हैं। इन्होंने ई कोली बैक्टीरिया पे काम किया। फर्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है। सेकंड, इनकी कौन सी टेक्निक थी, कौन सी टेक्निक पे काम किया? तो बोलेंगे इन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप्स यूज किए और नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स लिए, N14 और N15। क्या ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं? तो बोलेंगे नहीं, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स नहीं। ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों आइसोटोप में से किसी में से भी रे नहीं निकलती, रेडियो एक्टिविटी किसी की भी नहीं है। तो पहले तो क्लियर करना, मेजल्सन और स्टॉल का आइसोटोप है वो आरसीएन चेस के आइसोटोप जैसे नहीं है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। इनमें से डिफरेंस किस बात का है? वेट, मास। ये थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा सा है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें तो फिर इन्होंने और कौन सी टेक्निक यूज करी? आइसोटोप तो नाइट्रोजन की यूज करे, हेवी और लाइट आइसोटोप्स यूज करे। दूसरा इन्होंने टेक्निक यूज करी थी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये टेक्निक यूज करी। इस टेक्निक का यूज कैसे किया इसको समझता है। इस टेक्निक की मदद से हम क्या करेंगे, ये जो लाइट आइसोटोप्स हैं N14 और N15, इनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। अभी आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको सेपरेट करने की जरूरत भी पड़ेगी। तो कैसे सेपरेट करते हैं थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से हम N14 और N15 को कैसे सेपरेट करेंगे। देखो ये टेस्ट ट्यूब लिया हमने, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अभी तो हमने नॉर्मल सॉल्यूशन रख दिया है, नॉर्मल सॉल्यूशन रख दिया। ठीक है, कोई सीजियम क्लोराइड वाला सॉल्यूशन नहीं रखा है, नॉर्मल सॉल्यूशन रखा है। और इस नॉर्मल सॉल्यूशन में अगर आपने क्या कर दिया, N14 और N15 को रख दिया और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया, मतलब आप नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हो। तो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा, जो हेवी रहेगा वो कहां पर जाकर के बैठेगा? बॉटम। और जो लाइट रहेगा वो कहां पर बैठना चाहिए? ऊपर आना चाहिए। लेकिन इनके दोनों आइसोटोप के वेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, 14 है और 15 है। तो थोड़ा सा भी रोटेशन कम ज्यादा होगा तो दोनों के दोनों बेंड कहां बना लेंगे? साथ नहीं बना। तो आप नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन करके, आप नॉर्मल हाई स्पीड में रोटेट करवा करके इन दो आइसोटोप को सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको किसका जरूरत पड़ेगी? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये क्या है इसको देखते हैं। ये टेस्ट ट्यूब लिए हमने,
इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या रखेंगे, सीजियम क्लोराइड का, एक सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, वो सीजियम क्लोराइड का हमने सॉल्यूशन भरा, और सॉल्यूशन भरने के बाद इसको घुमाया तो क्या हुआ, सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन अपने डेंसिटी के बेसिस पर यहाँ ग्रेडियंट बनाया। नीचे की तरफ डेंसिटी क्या हो जाएगी सॉल्यूशन की, हाई, और ऊपर की तरफ डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो। और ऐसा डेंसिटी का क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट बन जाएगा, ऊपर से लो और नीचे की तरफ आओगे तो हाई डेंसिटी आती जाएगी। तो इस तरीके से पहले क्या करना है, सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरना है टेस्ट ट्यूब में, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाना है, तो सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट बन जाएगा। अब इसमें इस सीजियम क्लोराइड जो डेंसिटी का ग्रेडियंट बन गया है, अब इसमें हम क्या डालेंगे, N14 और N15 डालेंगे। N14 और N15 डालेंगे तो N15 वहां पर दोनों को डाल देंगे और फिर घुमाएंगे इनको, तो N15 जो है, N15 वहां पर जाकर के बेंड बनाएगा जहां पर उसकी डेंसिटी सॉल्यूशन से मैच करे। हम जानते हैं कि N15 की डेंसिटी ज्यादा है और N14 की डेंसिटी कम, तो N15 अपनी डेंसिटी के बेसिस पर यहाँ बेंड बना रहा है। यहाँ बेंड क्यों बना रहा है N15, क्योंकि N15 की डेंसिटी सॉल्यूशन में यहीं पर मैच करती है। सॉल्यूशन की डेंसिटी और N15 की डेंसिटी यहाँ पर सेम, इसलिए N15 यहाँ पर बेंड बना रहा है। N14 कहाँ बेंड बनाएगा, ऊपर की, क्योंकि N14 का बेंड क्या है, N14 का जो डेंसिटी वो हल्का है, तो डेंसिटी कम है N14 की, और N14 की डेंसिटी कम है तो सॉल्यूशन में ऊपर की तरफ बेंड, क्योंकि ऊपर की तरफ डेंसिटी कम होती है, नीचे की तरफ डेंसिटी ज्यादा होती है। तो N15 और N14 अपनी रेस्पेक्टिव डेंसिटी के बेसिस पर जहां उनकी डेंसिटी मैच करेगी वहां पर वो सॉल्यूशन में बेंड बनाएंगे। और एक बार बेंड बना लिया तो उसके बाद अब कितना भी घुमाया करो हिले डुलेंगे नहीं, वहीं के वहीं रहेगी। तो इस तरीके से सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम N14 और N15 आइसोटोप को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इवन इसी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज हम डीएनए को सेपरेट करके, डीएनए को भी सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे डीएनए जिनके मॉलिक्यूलर वेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस, ऐसे डीएनए को भी हम सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रख करके डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम उनको सेपरेट कर सकते हैं उनके डेंसिटी के बेसिस पर। ठीक है, जो हमको अभी आगे जरूरत भी पड़ेगी कैसे करना है। ठीक है, चलिए हमें क्लियर हुआ कि कैसे करेंगे। और सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ये क्यों लिया, बच्चों के माइंड में ये भी आता है कि सर सीजियम क्लोराइड का ही सॉल्यूशन क्यों लिया, हम तो सॉल्यूशन वो भी ले सकते थे, सीजियम क्लोराइड के लिए दूसरा सॉल्यूशन ले सकते थे। तो बोलेंगे सीजियम क्लोराइड जो होता है ना, ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जो इनर्ट होता है। किसके लिए इनर्ट होता है, डीएनए के लिए। तो डीएनए के लिए इनर्ट होता है, तो अधिकतर जब भी डीएनए को हमें डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट करना होता है तो सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन का यूज करता है। ठीक है बच्चों, अभी तो 2 मिनट बाकी है ना, 2 मिनट बाकी है अभी। अब बच्चों डीएनए देखो, ई कोलाई, मिचेल्सन और स्टॉल की बात करें तो मिचेल्सन और स्टॉल ने बेटा ई कोलाई पर काम किया और ई कोलाई पर प्रूव किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली होता है। और ई कोलाई पे प्रूव करना मतलब डीएनए लेवल पे प्रूव करना, क्योंकि ई कोलाई के अंदर क्रोमोसोम नहीं बनते, ई कोलाई में हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं होता, तो डीएनए कभी क्रोमोसोम में कन्वर्ट ही नहीं होता। तो अगर कोई ई कोलाई पर आपको दिखा रहा है कि ई कोलाई के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली हो रहा है, तो वो कौन से लेवल पे बोल रहा है, डीएनए लेवल। तो कोई पूछे कि डीएनए लेवल पर या ई कोलाई लेवल पर किसने बताया कि डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, बोलेंगे मिचेल्सन स्टार। लेकिन क्रोमोसोमल लेवल पर डीएनए को क्रोमोसोमल लेवल पे किसने दिखाया कि ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है, तो बोलेंगे वो टेलर ने दिखाया। किसने दिखाया, टेलर ने। और टेलर ने किसका यूज किया था, विसिया फाबा प्लांट, ये प्लांट है विसिया फाबा, तो विसिया फाबा प्लांट का यूज किया और उन्होंने क्रोमोसोम, विसिया फाबा प्लांट है मतलब यूकेरियोट है, तो क्रोमोसोमल लेवल पर यूकेरियोट में क्रोमोसोम बनते हैं, तो क्रोमोसोमल लेवल पर किसने दिखाया, टेलर ने दिखाया। और इन्होंने टेक्निक का यूज किया था रेडियो एक्टिव थायमिडीन, इन्होंने जो आपने टेक्निक यूज करी उसमें क्या यूज किया था, रेडियो एक्टिव थायमिडीन। तो बच्चों टेलर के बारे में ज्यादा आपको याद नहीं, कैसा एक्सपेरिमेंट किया था, क्या क्या था, ज्यादा है आपको सिंपल आता है। क्रोमोसोमल लेवल पर किसने प्रूव किया, तो बोलेंगे टेलर ने किया। टेलर ने कौन से प्लांट पे काम किया, विसिया फाबा पे काम किया। टेलर ने कौन सी टेक्निक का यूज किया, रेडियो एक्टिव थायमिडीन का यूज किया, ऐसा थायमिडीन यूज किया जिसमें रेडियो एक्टिव उनका यूज किया। तो टेलर के बारे में आपको याद रखना, ये जितनी 3 बातें तीनों को याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी का, लेकिन ज्यादा इनके एक्सपेरिमेंट पे नहीं जाना। हम नेक्स्ट क्लास में मिचेल्सन और स्टार के एक्सपेरिमेंट पे फोकस करेंगे। ठीक है,
हाँ, न्यूक्लियोसाइड वाला, वही थायमिडिन न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड को ही बोलते हैं ना थायमिडिन। पता है थायमिन में अगर डीऑक्सीराइबोस सुगर जुड़ जाए तो थायमिडिन। आप सीधा याद करो, टेलर के बारे में ज्यादा याद करने की कोशिश मत करो वरना कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। बस क्रोमोसोमल लेवल पे कोई पूछे टेलर ने किया था वैसे बाबा प्लांट का यूज किया था,